अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है। हमने यूएन को जो है ना उसको कवर किया था। लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में सब और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंशाल्लाह जो है ना उनको हम आज कवर करेंगे। ठीक है। यूएन को हमने पिछली क्लास में रिपीट किया था, डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आज भी फिर से हम थोड़ा उसका जो है ना ओवरव्यू देखते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है तो उनको थोड़ा इन चीज़ों के बारे में पता लग सके। ठीक है। तो बेसिकली कोई मुझे बताएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। मोहन बख्श, आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? जी जी सर, बिल्कुल। जिसमें मतलब पांच छह मुल्क मिलकर फिर उस पे काम करते हैं। ठीक है। और कोई? बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा मुल्क, ठीक है, वो किसी भी यानी मामले के ऊपर, लाइक वो पीस भी हो सकता है, वो ट्रेड भी हो सकता है, वो हेल्थ भी हो सकता है, वो एजुकेशन भी हो सकता है, वाटेवर कोई भी इस तरह के मामले के ऊपर जब दो से दो से ज़्यादा जो है कंट्रीज आपस में जो है ना वो कोई किसी चीज़ पे राज़ी हो जाए कि उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है। या फिर वो जिससे हमारी लाइक सिंपली अगर आप किसी हम उनको देखते हैं कि एसोसिएशंस होती है हमारी, ठीक है, जिसे हम तंजीमें कहते हैं, तो वो भी इसी तरीके से ही ना बनती हैं। यानी लोग आपस में या कंट्रीज आपस में मिलकर वो तो लोग मिलते हैं एसोसिएशंस में, लेकिन जब कंट्रीज आपस में मिले तो फिर उन्हें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ठीक है। तो वो किसी भी मतलब मामले के ऊपर हो सकता है, वो ट्रेड पे भी हो सकता है, हेल्थ, एजुकेशन और कोई भी और चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो इसमें जो आपकी जो बेसिकली कंट्रीज के दरमियान होता है। ठीक है। और इसके जो जाहिर सी बात है, जब ये कंट्रीज आपस में कोई मुआहदे करती हैं या आपस में कोई चीज़ पे जो है ना किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए राज़ी होती हैं, तो फिर उनका कोई रूल्स भी होंगे, स्ट्रक्चर्स भी होंगे। ठीक है। तो फिर उन्हीं रूल्स, स्ट्रक्चर्स कम कन्वेंशन या फिर जो कॉन्फ्रेंस होती है जिन पे वो इस्टेब्लिश होती हैं, तो वो उन चीज़ों को फॉलो कर रही होती हैं। ठीक है। तो सिंपली अगर हम देखते हैं कि अगर हम आपस में ही अगर कोई मुआहदा करते हैं या हम आपस में कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हम आपस में ही पहले रूल्स बनाते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और फिर जो है ना हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है। लाइक अगर हमने आज मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर या जो लेक्चर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जाहिर सी बात है इसको भी हमने कभी प्लान किया होगा। ठीक है। तो फिर वो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक जो है आपकी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, वो बनती है। फिर वहाँ पर उन्हीं के चार्टर बनते हैं, वहाँ पर उनके रूल्स बनते हैं जिनको वो फॉलो करती हैं। ठीक है। तो सिंपली ये था आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जितने भी आगे आपके आ रहे हैं, ये सारी जो है ना इनके एग्जांपल्स ही हैं। ठीक है। तो ये होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसे हम यूएन कहते हैं। अच्छा, यूएन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1945 के अंदर। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को आपकी यूएन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। एंड वो किस पर्पस के लिए बनी थी? पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपल आइडिया था यूएन के बारे में। लेकिन अगर आप यूएन की हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन मिलती है यूएन की तरह ही, जिसे हम जो है लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। ठीक है। तो अब जो यूएन जिन रूल्स को फॉलो करती हैं, जिन रूल्स पे एस्टेब्लिश है, उन्हें हम यूएन चार्टर कहते हैं। ठीक है। मैंने बताया कि जब कंट्रीज आपस में मिलें और वो किसी चीज़ को फॉलो करें तो जाहिर सी बात है वो किसी रूल्स रेगुलेशंस पे जो है ना फॉलो करती हैं, तभी जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती होगी। तो इसी तरह जो लीग ऑफ नेशंस थी वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की बिना उन पे इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। तो अच्छा, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ था। ठीक है। यानी ये समझ लें कि कंट्रीज का आपस में मुआहदा हुआ था जिन जहाँ पर उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी। ठीक है। लीग ऑफ नेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 10 जनवरी 1920 में। ठीक है। 10 जनवरी 1920।
ठीक है। अब आपके इस दिन में सवाल आ रहा होगा कि लीग ऑफ नेशन क्यों बनी, और उसके बाद फिर जो है आपकी यूनाइटेड नेशंस क्यों बनी। ठीक है। तो किसी को पता है कि वर्ल्ड वॉर वन कब लगी थी? एनीवन? मैंने सर क्या क्या। जी। 40 में। 1914 से लेके यस। 1914 से लेके 1918 तक आपकी जो है वर्ल्ड वॉर वन लगी। 18 पे। जी। जी। 1914 से लेके 1918 तक आपकी वर्ल्ड वॉर वन लगी थी। ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर वन हुई थी, सही है, तो उसके बाद 1919 के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुआ था, और फिर लीग ऑफ नेशंस 1920 के अंदर बन गई थी, जिसमें कंट्रीज ने आपस में ये मुत्तफिक हुए थे कि अब हम जो है दुनिया में कोई भी दूसरी जंग अजीम नहीं होने देंगे, उनसे जो है ना बचाएंगे, इतने ज़्यादा नुकसानात होने से बचाएंगे, तभी जो है ना उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी। ठीक है। लेकिन जब आपकी वर्ल्ड वार टू जब हुई 1939 में, ठीक है, एंड वो कंटिन्यू रही थी 6 साल 1945 तक। तब क्या हुआ था कि जब ये जो पीरियड वर्ल्ड वार टू जब लग गई, तो जाहिर सी बात है जो लीग ऑफ नेशन जिस पर्पस के लिए बनी थी, वो पर्पस यहाँ पर लीग ऑफ नेशन का ख़त्म हो गया। ठीक है। क्योंकि उसे बनाया ही इस मकसद के लिए था कि वो वर्ल्ड वार कोई भी वर्ल्ड वार नहीं होने देगी इस मतलब इस दुनिया के अंदर। लेकिन जब वर्ल्ड वार सेकेंड लग गई 1939 में, तो लीग ऑफ नेशंस का जो पर्पस था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है। और वो वर्ल्ड वार सेकेंड 1945 तक चलती रही। डेट्स वाई आपकी 24 अक्टूबर 1945 में जो है आपकी यूएन जो है वो एस्टेब्लिश हुई। ठीक है। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जाहिर सी बात है, जैसे वो लीग ऑफ नेशंस का हमने बताया कि वो भी जो है ना ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के थ्रू बनी थी 1919 के अंदर। तो इसी तरह यूएन जो है वो भी यूएन चार्टर के थ्रू बनी है। यानी सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक जो है कंट्रीज की आपस में मीटिंग होती है, ये समझ लें कि उनका जो माहिदा होता है, आपस में कंट्रीज मिलती हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ठीक है। ये अमेरिका की एक रियासत है, यानी एक सूबा है अमेरिका का। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। 1945 में वहाँ पर जो है ये कंट्रीज जो है यूएन चार्टर को जो है ना साइन करती हैं। यूएन चार्टर के थ्रू यूएन को जो है ना एस्टेब्लिश यानी करते हैं। 26 जून 1945 को ये यूएन चार्टर जो है ना वो साइन हुआ था। ठीक है। 26 जून 1945 के अंदर। ठीक है। एंड देन आपकी जो है ना 24 अक्टूबर 1945 को इन्होंने यूएन को जो है ना एस्टेब्लिश किया था। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है। अच्छा, अगर एमसीक्यूज के पर्पस के साथ हम देखें, तो यहाँ पर आप लोगों से ना ये सवाल पूछा जा सकता है कि यूएन का पर्पस क्या है, यूएन एस्टेब्लिश कब हुई, यूएन चार्टर कब साइन हुआ था, लीग ऑफ नेशंस कब बनी थी। ठीक है। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि यूएन को जो है ना कितनी कंट्रीज ने जो है ना वो साइन किया था, यानी कितनी कंट्रीज अर्ली स्टेजेस पे थे, तो यहाँ पर देखें, जब यूएन एस्टेब्लिश हुआ था, जब यूएन को साइन किया जा रहा था, जब आपका यूएन चार्टर साइन हो रहा था, तब आपकी 50 कंट्रीज जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। लेकिन 51 कंट्रीज जो थी वो जो है मतलब यूएन के साथ एग्री करती थी, कि मतलब यूएन को बनाने के हक में थी। ठीक है। यानी 51 कंट्रीज जो थी वो एग्री थी, लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ 50 कंट्रीज ने की थी। उसमें जो एक कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो थी पोलैंड। ठीक है। उन्होंने जो है ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 50 कंट्रीज ने जो सिर्फ जो है ना आपको यूएन को साइन किया था और पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। अभी अगर देखें तो यूएन के जो है ना 193 मेंबर्स हैं। ठीक है। और जो सबसे लास्ट जिस कंट्री ने यूएन को ज्वाइन किया है वो है साउथ सुडान। ठीक है। जिन्होंने 2011 में जो है इन्होंने यूएन को जो है ना ज्वाइन किया है। ठीक है। तो ये सारा था यूएन के बारे में। ठीक है। तो
नेक्स्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वो है IMF। ठीक है। जी मोहम्मद बख्श। सर इसमें यूएनओ में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, और जो कुछ पास्ट पेपर में भी वो एक आया हुआ था एमसीक्यूज। जी। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था तो वो भी बता दीजिएगा, और इसकी कितनी मेंबर्स कंट्रियां हैं करंटली तो वो भी। और यूएनओ के जो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट 15 मेंबर हैं वो भी। अच्छा। इस पे जो है ना, मैं आगे आ ही रहा था कि जो, सॉरी, आपने मुझे अच्छी तरफ लेके गए। तो बेसिकली जो UN ने ज्वाइन किया है, उसको, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया UN को 30 सितंबर 1947 के अंदर, अगर मैं गलत ना हूं तो। यस ठीक है। सर, यू आर राइट। हाँ, तो यानी 1.5 साल के बाद ही जो है ना इन्होंने ज्वाइन कर लिया था पाकिस्तान ने UN को। और जो अभी इनके करंट जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटारेस। ठीक है, जो कि अभी करंट सेक्रेटरी जनरल हैं UN के। और जो मोहम्मद बख्श बात कर रहे हैं, तो उस दिन हमने डिटेल में पूरा पढ़ा था जब हम UN के 6 ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। कोई था वहां पर, उनको पता है कि 6 ऑर्गन्स कौन से हैं? ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली UN के जो है ना आपके 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यानी समझ लें कि 6 ब्रांचेस हैं UN की। उसमें सबसे पहले हमारे पास जनरल असेंबली है। ठीक है। इन जनरल असेंबली के अंदर क्या होता है बेसिकली? अच्छा, ये आप लोग मेरे ख्याल से कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं मुझे। ओके। तो UN की जो है ना 6 ऑर्गन्स हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है जनरल असेंबली। ठीक है। जनरल असेंबली में जो है आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इंक्लूडेड होती हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर जो है जनरल असेंबली के अंदर जो है कंट्रीज जो है आपस में डिस्कस करती हैं, डिबेट करती हैं। और जो भी जिस कंट्री की कोई रिकमेंडेशन होती है, या फिर उनका कोई भी जो ग्लोबल इशू से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा होता है उस कंट्री के अंदर, यानी दुनिया के अंदर, तो वहाँ पर जो है ना डिबेट की जाती है। सिंपली अगर हम यूँ कह लें कि ये UN की पार्लियामेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। यानी सिंपली ये UN का जो है ना एक पार्लियामेंट है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड ऑर्गन है जो कि मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है UN का, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो है आपके 15 कंट्रीज जो है 15 जो है ना वो मेंबर्स होते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो है ना आपके 5 जो है ना वो सुपर पावर हैं जिन्हें हम वीटो पावर्स भी कहते हैं। ठीक है। और उसमें जो है ना आपके 10 कंट्रीज जो हैं वो ऑन रोटेशन बेसिस पे होते हैं। यानी 2 सालों के लिए जो है ना कोई 10 कंट्रीज होती हैं, देन 2 सालों के लिए कोई और दूसरी कंट्रीज होती हैं। ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि वीटो पावर्स कौन सी हैं? जी सर। बताएं। सर फ्रांस, रशिया और चाइना, यूके और यूएसए। हम्म। ठीक है। तो बेसिकली ये 5 कंट्रीज हैं वो, US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। तो ये 5 कंट्रीज वो हैं जो कि जिन्हें वीटो पावर्स कहते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर ये किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वो अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है, ठीक है, तो ये अगर किसी बात पे जो है ना किसी रेजोल्यूशन को अगर रिजेक्ट कर लें, ब्लॉक कर लें, तो उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है ना ज़्यादा डिबेट नहीं होती। ठीक है। तो तभी तो फिर हमारे ये जितने भी कश्मीर के इशू हैं, या फिर जो है आपका गजा का इशू है, तो ये सारे जितने भी UN में रेजोल्यूशंस जाती हैं इस तरीके से, तो ये जो है ना उनको वीटो पावर्स कर दिए जाते हैं कंट्रीज। ठीक है। तो क्योंकि आजकल जो अलाइड पावर्स हैं, हर किसी का कोई ना कोई फ्रेंडली कंट्री होता है। जैसे पाकिस्तान का चाइना है। ठीक है। इसराइल का USA है। तो इस तरीके से। ठीक है। देन थर्ड जो है हमारे पास वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है। फोर्थ आपकी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो है ये यूँ समझ लें कि जो जितने भी इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के दरमियान, ये उनको जो है ना सॉल्व आउट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो इनका जो कैपिटल है वो नेदरलैंड में है। ठीक है। और फिफ्थ वन इज सेक्रेटरीट, UN सेक्रेटरीट। बेसिकली ये यूँ समझ लें कि जो भी UN के रोज़मर्रा के काम होते हैं। ठीक है।
या डे टू डे वर्क जिसे हम कहते हैं, ये सारे जो यहाँ पर यूएन सेक्रेटरीट के अंदर ना हैंडल हो रहे होते हैं। और इसे कौन लीड कर रहा होता है? जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूएन का, वो इसको हेड कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स वन जो है हमारे पास, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अभी इनएक्टिव है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है। बेसिकली ये सुपरवाइज करता है जितनी भी ट्रस्ट कंट्रीज होती हैं उनको। ठीक है। तो ये यूएन के जो सिक्स ऑर्गन्स थे जिनको अभी हमने बताया। और इसमें जो है सिक्योरिटी काउंसिल को आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। सो आगे चलें अभी हम। अच्छा, सिंपली अगर कोई आपसे पूछ ले कि यूएन का पर्पस क्या है, तो आपने सिर्फ ये कहना है कि ये मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जो है ना यूएन अपना काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव आईएमएफ। ठीक है। अच्छा, किसी को पता है आईएमएफ आईएमएफ के बारे में? क्या आईएमएफ क्या है? सर हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए। हम्म। सही है। बेसिकली जितनी भी आईएमएफ गरीब। वर्ल्ड जी। बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक को जितना पसंद है ना, उन्होंने जो है ना आईएमएफ। ठीक है। आपने आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर शायद वर्ल्ड बैंक के बारे में ये आईएमएफ खर्चा बता देती है। ओके ओके, वर्ल्ड बैंक एक अलग चीज़ है और आईएमएफ एक अलग चीज़ है। हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली आईएमएफ जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी? आपकी 1944 के अंदर। जी। आप कुछ पूछ रही हैं कंसा? अच्छा, आप जो है टाइपिंग कर लीजिएगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है। तो हम अभी हम बात करने लगे आईएमएफ के बारे में। ठीक है। आईएमएफ जो है बेसिकली इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1944 के अंदर। ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। और इसका पर्पस क्या है कि वो इंटरनेशनल जितनी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आईएमएफ जो है ना जितनी भी कंट्रीज होती हैं जो कि जिन्होंने आईएमएफ के साथ जो है ना, यानी उनके साथ साइन हुए में हैं, तो वो उनको जो है ना उनको अगर कोई डिफ़िकल्टी हो रही है किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड की पेमेंट के हवाले से, ठीक है, तो वो उनको फैसिलिटेट करता है, यानी उनको लोन्स देता है, उनको उनकी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि वो अपने जो है लोन्स इजीली पे कर सकें। ठीक है। अभी जो यूएन के सॉरी आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज है वो 190 प्लस जो है ना अभी आईएमएफ के जो है ना मेंबर्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये ना उन उन कंट्रीज़ को जो ना उनकी जितनी भी अनस्टेबिलिटी होती है या जो लोन्स के क्राइसिस होते हैं उन हवाले से जो है ना ये उनको जो है ना प्रोटेक्ट करता है आईएमएफ। ठीक है। तो ये था आपका आईएमएफ के बारे में। ठीक है। तो हमें जस्ट जो है ना इनके एमसीक्यू से रिलेटेड जो है ना चीज़ें याद रखनी है कि ये एस्टेब्लिश कब हुई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईएमएफ ने अपना फॉर्मली काम कब स्टार्ट किया था। ठीक है। एक तो होता है एस्टेब्लिश हो जाना। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा आपको कि आपका घर तो बन गया है लेकिन आप घर के अंदर शिफ्ट नहीं हुए, यानी आपका घर जो है ना अभी वो आबाद नहीं हुआ, बस बन गया है। तो एस्टेब्लिश हो जाना एंड देन फॉर्मली बिगेन जो है ना वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है। तो यूएन एस्टेब्लिश तो 1944 के अंदर हुई थी, लेकिन वो एस्टेब्लिश जो है 1945 के अंदर हुई थी। ठीक है। 27 दिसंबर 1945 के अंदर। ठीक है। तो अच्छा, आईएमएफ की जो एब्रीवेशन है ना वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। तो ये इसकी जो है आपकी आईएमएफ के बारे में है। देन वी हैव वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो है ये भी इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1944 के अंदर। ठीक है। और अच्छा, आप लोगों में एक और चीज़ यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि जितनी भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपका जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था उसके बाद ही बनी है। ठीक है। आप जितनी भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ना, ये सारी वर्ल्ड वार 2 के बाद ही बनी है। ठीक है।
तो जो वर्ल्ड बैंक थी वो आपकी 1944 के अंदर बनी है, ठीक है। बेसिकली इनका भी हेडक्वार्टर जो है ना वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और ये जो भी जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे जो ना ये वर्ल्ड बैंक, बेसिकली ये जो आपके ना आईएमएफ के साथ ही वर्ल्ड बैंक बनी थी, ठीक है। और ये एक जो है कॉन्फ्रेंस होती है आपकी, जिसे नाम ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये हेमिस्फेयर यूएसए के अंदर जो है ना वो हुई थी, ठीक है। आई थिंक यूएसए के अंदर ये हेमिस्फेयर है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। आई थिंक यूके भी हो सकता है, आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये बेसिकली ब्रिटन वुड्स जो है ना एक इलाका ही है, एक यूँ समझ लीजिए कस्बा है आपका हेमिस्फेयर के अंदर। तो वहाँ पर जो है ना ये बनी थी। अच्छा, इसने भी जो है ना अपना फॉर्मली बिगेन जो अपना काम था वो 1946 के अंदर किया था, वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर एमसीक्यूज के हवाले से देखें, अगर ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ओरिजिनल नेम क्या था, ठीक है। तो आई वर्ल्ड बैंक का जो ओरिजिनल नेम था वो था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जिसे हम IBRD भी कहते हैं, यानी इंटरनेशनल बैंक RD फॉर रिकमेंडेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल नेम था वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। यानी ये रिकंस्ट्रक्शन जितनी भी वर्ल्ड वार 2 के बाद होनी थी, तो उसके लिए ये जो है ना वर्ल्ड बैंक बनी थी, कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उस हवाले से, ठीक है। देन वी हैव WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये आपकी ना 7 अप्रैल 1948 के अंदर जो है एस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। और ये बेसिकली वर्ल्ड से, अपने वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जितने भी हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ के मामला होते हैं वो WHO जो है ना वो देख रही होती है, ठीक है। तो ये सब जो है ना किसी न किसी रूल के तहत, किसी न किसी जो है ना उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जिनीवा कन्वेंशन, आपकी ह्यूमन राइट्स की जितनी भी हैं वो जिनीवा कन्वेंशन, इसी तरह ये जितनी भी हैं आपकी, ये थ्रू कॉन्फ्रेंस, फिर उन्हीं के रूल्स होते हैं, तो वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो WHO है वो भी जो है ना आपकी इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में होती है 1946 में, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है ना WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना इस्टेब्लिश किया गया था। देन वी हैव यूनेस्को। कोई मुझे बताएगा कि यूनेस्को की एब्रीविएशन क्या है? सर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, हम्म। इसका नहीं पता, बाकी आगे कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो है ना देखें, ये आप जितने भी आपके एजुकेशन के पर्पसली, साइंटिफिकली जो चीज़ें होती हैं या कल्चरल को प्रमोट करना है, उस हवाले से ये जो UN की है ना ऑर्गेनाइजेशन, ये वहाँ पर देखती है। बेसिकली ये जितने ये है UN के नाम से आ रही है ना, यूनेस्को, UNHDR, यूनेस्को, यूनिसेफ, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं ना, ये UN के बेसिकली प्रोजेक्ट्स ही हैं, ठीक है। तो मतलब ये UN के ना प्रोजेक्ट्स ही हैं जो उनमें ये सारे फॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद यूनेस्को को हमने पढ़ लिया। इसमें जो है ना आपका, अच्छा ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के हवाले से कि यूनेस्को का फाउंडर कौन था, यानी इसका मेन आइडिया कौन था इसको बनाने में। तो वो रेप बटलर, RAB, यानी रेप बटलर, BUTLER। तो रेप बटलर जो थे ना, तो आई थिंक ये बटलर है या बल्टर है, इसका कंफर्म कर लीजिएगा। तो उनका एक ही आइडिया था इसको बनाने के पीछे, ठीक है। तो ये भी जो है ना फॉर्मली बिगेन जो है ना 1946 के अंदर जो है ना यूनेस्को ने अपना फॉर्मली जो अपना काम स्टार्ट किया था। देन वी हैव यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस। बताओ मतलब क्या है यूनिसेफ? इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन, इमरजेंसी फंड। एप्स, इमरजेंसी या इमरजेंसी फंड। एजुकेशन? सर मैं बताऊं। जी बताएं।
सर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नहीं नहीं नहीं, आप उसको सही से बताएं। आप बता सही रहे हो। आई एम एग्री। यूनाइटेड नेशन हम्म इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हम्म। फंड फंड जैसे कहते हैं, ठीक है। इमरजेंसी फंड। फंड। जी हाँ। जी जी, आपकी आवाज़ कट रही है जामिन। सर, मैंने बोला यूनाइटेड नेशन इन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हाँ, बेसिकली आप जो ना यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी कह सकते हैं, यूनिसेफ। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पर हमारे यहाँ सैलाब वगैरह आता है तो उसमें जो इमदादी सामान अक्सर दिया जाता है, या इवन शर्ट्स जो भी होती हैं, या फिर खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों के लिए और लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उसमें जो है ना यूनिसेफ की जो है ना ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करती है इन मामलात के अंदर। बेसिकली ये जो है ना चिल्ड्रंस के लिए जो है ना उनको वेलफेयर उनकी जो है ना वो जो है ना हेल्प के लिए दी, मतलब बनाई गई थी। तो ये कब बनाई गई थी? 11 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। और किसने बनाई थी? तो आप तो इसको यूएन की जनरल असेंबली जो है ना, हमने फर्स्ट ऑर्गन था हमारा, तो उसने जो है ना इसको एस्टेब्लिश किया था, उसको जो है ना इसने बनाया था। तो इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं, आई थिंक वो भी 190 कंट्रीज हैं, ये जो कि भी यूनिसेफ के मेंबर हैं, ठीक है। और इसमें अगर एमसीक्यू से यह पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ जो है ना इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1965 के अंदर, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी यूनिसेफ जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1965 के अंदर, क्योंकि ये जो है ना कंट्रीज़ के दरमियान चिल्ड्रंस को और उनको सपोर्ट कर रही थी ब्रदरहुड के हवाले से, यानी सिंपली यूनिसेफ को जो है ना नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1965 के अंदर, ठीक है। देन वी हैव WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी 1 जनवरी 1995 को जो है ना इस्टेब्लिश की गई थी जेनीवा के अंदर। इसका पर्पस क्या था कि जितने भी ग्लोबल ट्रेड के रूल्स हैं, ठीक है, जो कि कंट्रीज़ के दरमियान जो उनको कि वो किस तरह आपस में अपनी ट्रेड किया करेंगे, तो वो यहाँ पर जो है ना WTO, जो से हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये डिसाइड करती है कि कौन किस तरह जो है ना वो रूल्स इस्टेब्लिश जितने भी होते हैं वो। बेसिकली पाकिस्तान को जो है, जो पाकिस्तान ने WTO को उसी दिन ही ज्वाइन कर लिया था जिस दिन ही WTO बनी थी, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने 1 जनवरी 1995 के अंदर जिस दिन ये बनी थी, उसी दिन ही जो है ना पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था, इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और बड़ी सख्त जरूरत थी पाकिस्तान की उसकी। हाँ, ठीक है। देन वी हैव OIC। चलो OIC बताओ कि OIC क्या होता है। Organization Islamic Cooperation. सही बताया मोहम्मद बख्श? जी सर, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये बंद करिएगा अपना सर, माइक। मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अच्छा, तो सही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन, OIC, ठीक है। OIC के ऊपर हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी है, लेकिन क्योंकि अगर आज हम इसको पूरा कवर कर रहे हैं तो आज हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं। तो OIC जो है बेसिकली ये बनी क्यों थी, इसका अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे देखें, तो आई थिंक एक टूरिस्ट थे जिसे डेनिस माइकल रोहन, ठीक है। वो जो है आपका कौन सी मस्जिद है, मस्जिद अल अक्सा, यस। तो वो मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाते हैं, ठीक है। और वहाँ वहाँ पर पता नहीं क्या इस तरह से कुछ करते हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर जो है वहाँ पर थोड़ी सी आग लग जाती है, ठीक है। तो उस आग लग जाती है तो फिर ये जो बात है ये मुस्लिम उम्मा या जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या मुस्लिम जितने भी लोग हैं, ये उनको जो है ना नागुज़ीर गुजरती है कि इस तरह जो है भाई नहीं होना चाहिए, ये जो है हमारे मतलब जो है ना जज्बात के साथ खेला गया है।
तो इन्हीं चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ थे उस टाइम, ठीक है, उन्होंने जो है आपको मतलब जो है ना आपस में मिले बैठे, अगस्त सॉरी मतलब 25 सितंबर 1969 को इन्होंने जो है ना यूएन को जो है आपको इस्टेब्लिश किया, ठीक है, सॉरी ओआईसी को जो है ना वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है, रबर्ट मोरक्को के अंदर, ठीक है, ये मोरक्को का एक शहर है रबर्ट, वहाँ पर जो है इसको जो है बनाया गया ओआईसी को। ओआईसी का जो कैपिटल है या सॉरी हेडक्वार्टर है वो कौन सा है पता है आपको? जी सर। ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और जिद्दा लिखा हुआ तो है। ठीक है। तो असल में मेरा मकसद होता है कि आप लोग सब मेरे साथ इंटरेक्शन करें, ताकि जो बाकी भी हैं वो बोलें, ताकि आप लोगों को समझ आए, पता लगे, ठीक है। तो ओआईसी को जब बनाया गया था तो उनका जो एम था, उनका जो मकसद था वो ये था कि जितने भी राइट्स एंड इंटरेस्ट हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, यानी मुसलमानों के जितने भी राइट्स एंड इंटरेस्ट हैं उनको जो है ना प्रोटेक्ट किया जाए। डेट्स वाई ओआईसी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। जो पहले इसका नाम था ओ ओआईसी का, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, लेकिन बाद में आई थिंक 2011 के अंदर जो है ना इसका नाम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रखा गया, ठीक है। इसमें जो है ना 57 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, ओआईसी के। सर और ओल्ड नेम कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एंड कॉन्फ्रेंस। जी, इसके ओआईसी की जो ना ओआईसी की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो 5 कहेंगे 6। जी मोहम्मद बख्श, आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ठीक है। ओआईसी की जो है ना सिर्फ 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक, ठीक है। तो ये सारा था कि ओआईसी के बारे में। और अगर एमसीक्यूज के हवाले से ये चीज़ याद रख लें कि ओआईसी की जो सेकंड समिट या सेकंड मीटिंग हुई थी वो 1974 के अंदर हुई थी, और वो लाहौर में हुई थी, ठीक है, यानी पाकिस्तान ने होस्ट किया था ओआईसी को इन सेकंड समिट 1974 लाहौर में, ठीक है। तो ये थी हमारी ओआईसी के बारे में। हमारी मीटिंग जो है ना वो ख़त्म होने वाली है, आई थिंक सिर्फ 2 मिनट्स बचे हैं। सो आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे या जो है हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करें, आप लोग सजेस्ट करें, क्योंकि हमारी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं वापस ज्वाइन कर लूँगा। ये ये सब जितनी आपसे भी, ज्वाइन करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करें ताकि आज हम इस टॉपिक को जो है ना वो वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आप जो है अभी 11:26 हुए हैं, आप जो है ना 2-4 मिनट का ब्रेक लें। हम 11:30 के ऊपर जो है ना दोबारा लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि आप सब लोग ज्वाइन करें इसको, ठीक है। तो ओके सर। ठीक है, आप सब लोग जो है ना 11:30 पे मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, तो आप सब इसको वापस दोबारा ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।